हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है फहीम बड़ोला और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल का लेक्चर नंबर 4। तो आप सभी से पहली रिक्वेस्ट ये कि पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर सर्कल का देख लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी मैंने 7 लेक्चर बना दिए हैं, तो उन्हें भी देख लेना, क्योंकि उन सब का नॉलेज आज लगेगा। क्योंकि आज की हेडिंग आपने देख ली, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के IIT JEE प्रॉब्लम्स। ओके, अभी तक हमने सर्कल में जो भी देखा उनको लेके जो भी क्वेश्चन आप लोगों के नॉलेज से बन जाएंगे वो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जो सर्कल पे क्वेश्चन बनते हैं IIT JEE एडवांस की मैं बात करूँ तो वो लोग कॉमन टेंजेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और पैराबोला और सर्कल को मिला के क्वेश्चन बनाते हैं, या सर्कल को कोनिक सेक्शन के साथ रिलेट करके क्वेश्चन बनता है। तो केवल सर्कल पे IIT JEE एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छे क्वेश्चन बनते नहीं है, पर JEE मेंस में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उस नॉलेज को लेके। तो शुरू कर रहे हैं। उसके पहले, शुरू करने के पहले सब चीज़ें पता है क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया है। इक्वेशन निकालने में किसी को कोई दिक्कत, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड जिसके मिड पॉइंट आपको दिए हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पोजीशन ऑफ 2 सर्कल वाला देखा था कि कैसे कॉमन टेंजेंट कभी पूछा है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, हाँ उस पर क्वेश्चन आता है। तो वो वाला कंसेप्ट 3rd लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो पहले वो देख लेना, उसके बाद ये लेक्चर ओपन करना। तो कर रहे हैं शुरू सर्कल का लेक्चर नंबर 4। और आज हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, एंगल बिटवीन द 2 कर्व्स। एंगल कैसे निकालते हैं 2 कर्व के बीच में, सर्कल की तो बात करेंगे, बाकी जितने भी कोनिक सेक्शन के भी कर्व्स होते हैं, कभी 2 कर्व के बीच का एंगल निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं वो कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। ऑर्थोगोनैलिटी वाला कंसेप्ट आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ओके, चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने के पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ, नोट कर लो। जैसे कि हमारा सर्कल था, ओके, ये हमारी 2 टेंजेंट थी, मान लो PA और PB। क्लियर? ये P है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट। ये जो P पॉइंट है ये है x1, y1। कल मैंने जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना बताया था कि PA और PB की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट करके ये पूछा कि सर t² = SS1 से तो इक्वेशन निकल गई, उसके बाद आप 2 इक्वेशन में कैसे इसको ब्रेक करोगे। तो मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया है एक कंसेप्ट, t² = SS1 से तुम्हारी PA और PB की इक्वेशन दोनों की निकल जाएगी साइमल्टेनियसली। t² कैसे लिखेंगे, मान लो इस सर्कल की इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। ओके, तो t लिखना है इसका, तो x² की जगह, वही t कहीं पे भी मैं t की बात करूँ, कैपिटल T, तो x² की जगह xx1, y² की जगह yy1, x की जगह मतलब 2x की जगह x + x1, 2y की जगह y + y1। ओके, और कभी x की जगह बोल रहे हैं तो x + x1/2, y की जगह y + y1/, ये 2 उधर चला जाएगा। क्लियर? ऐसे ही लिखते हैं। और कभी बाकी के कर्व में भी t देखेंगे, जैसे सर्कल में तो xy का कोफिशिएंट 0 होता है इसलिए इसकी टर्म नहीं आती है, पर बाकी में आएगी। तो xy को कैसे लिखोगे, xy1 + yx1/2। ओके, ये याद रख सकते हो t लिखने का तरीका हर कर्व पे। अब xy सर्कल में नहीं आता इसलिए ये बताया नहीं था, ये सारे अपन ने डिस्कस कर लिए थे, है ना। तो ये तुमको लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो पैराबोला में तो xy नहीं, जिसमें भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आएगा तो वहाँ पे अपन इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो, अब t² = SS1 से तुमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख ली, PA और PB, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t = 0 लगा के लिख दिया। ये मान लो सर्कल का सेंटर है O। ओके, अब किसी ने तुमसे पूछा कि ट्राइंगल PAB का एरिया निकालना है। ट्राइंगल PAB का एरिया, तो देखो यार, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए
तो तुमको ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका पता है क्या? कि ये एक ट्राइंगल है, मान लो ABC, है ना? तो मैंने बताया था A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B, C के सामने वाली साइड C। ये एंगल क्या होता है? एंगल A, एंगल B, एंगल C। ये जनरल टर्मिनोलॉजीज है सर्कल की। अब इसका ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखते हैं? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ BC साइन A, हाफ इंटू साइन A इंटू B इंटू C। इसी फॉर्मूले से तुम्हारा वो जो फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो बनता है। कभी राइट एंगल ट्राइंगल है मान लो, तो ये A है, तो ये तुम्हारा हो गया 90 डिग्री। तो ये मान लो ABC है, तो B के सामने वाला B, C के सामने वाला C और A के सामने वाला A। क्लियर? तो अब इसमें भी यही, ये जो दो साइड निकली है, ये पता होगा बहुत सारे बच्चों को। जिनको नहीं पता है नोट कर लो, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया सबसे शॉर्टकट मेथड यही है निकालने की। सर्कल के कंसेप्ट में जब ये पूछता है वो कि एरिया ऑफ PAB निकालो, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनी वो दो टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का एरिया क्या होगा। क्लियर? तो वो एरिया निकालने का तरीका क्या है? हाफ इंटू, तुम यहां पे भी क्या करोगे? हाफ इंटू एंगल A मतलब साइन A इंटू BC। साइन A मतलब साइन A इज 90 डिग्री इंटू B इंटू C। तो देखो तुम्हारा हाफ B इंटू C बन गया था। बेस इंटू हाइट, वो फॉर्मूला इसी से बनता है, तो ये याद रखना। ओके, तो सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल को देखो PAB को, तो ये दोनों क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट L, वो तुम कैसे निकालोगे? रूट ऑफ S1 से। तो ये तुमको पता लग गया। अब कभी तुमने ये एंगल पता कर लिया, ये एंगल मान लो कितना है? जैसे ये सर्कल से अपन ने ऐसी एक लाइन ड्रॉ करी, तो तुमको ये प्रॉपर्टी तो पता होगी कि ये वाला ट्राइंगल देखो PAO और PBO, ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट? क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट एंगल और टेंजेंट। तो बाय RHS प्रॉपर्टी, ये हाइपोटेनस है ना? नहीं, हाइपोटेनस नहीं है, बेस है, सॉरी। तो बाय SAS प्रॉपर्टी दिस टू ट्राइंगल POB एंड POA आर कॉन्ग्रुएंट। भाई 9th का कंसेप्ट है ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी का, तो POB और POA कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल POB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POA। क्लियर? अब कभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक चीज बताओ, ये जो एंगल होगा, मतलब ये एंगल कभी पूरा 2 थीटा मान लूं, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब मेरे को एक चीज बताओ, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये रेडियस है, ये 90 डिग्री है, तो रेडियस इज लाइक परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो tan थीटा विल बी OA इज रेडियस अपॉन लेंथ ऑफ द टेंजेंट दैट इज PA। tan थीटा की वैल्यू निकल गई। अब कभी तुमको ट्राइंगल PAB का एरिया निकालना है, ट्राइंगल PAB का एरिया, तो अभी ये मैंने फॉर्मूला बताया, हाफ इंटू ये दोनों साइड L इंटू L, दोनों L है, इंटू साइन 2 थीटा। कितनों को ये चीज समझ में आई? ऊपर से बाउंस तो नहीं हो गया ना? देखो ये आराम से देखते हैं। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल थीटा हो गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई R अपॉन L। ओके, ये रेडियस है अपॉन लेंथ ऑफ द टेंजेंट दैट इज L इज रूट S1 से तुम L की वैल्यू निकाल लोगे। पॉइंट P तुमको x1, y1 दिया हुआ है। क्लियर? अब तुमको कभी एरिया निकालना है किसका? ट्राइंगल PAB का, तो वो निकलेगा हाफ इंटू, ये ट्राइंगल PAB ऐसे ही है, P बना है, A है, B है, ये एंगल 2 थीटा है, ये भी L है, ये भी L है। तो अभी बताया हाफ इंटू BC इंटू साइन जो एंगल है 2 थीटा, तो बस ये लगा दिया हाफ इंटू L इंटू साइन 2 थीटा।
क्लियर। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? ट्रिग्नोमेट्री। साइन 2 थीटा इज बेसिकली इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से साइन 2 थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर। tan थीटा की वैल्यू तो r अपॉन l पता है, tan थीटा की वैल्यू तुम r अपॉन l से निकाल लोगे। साइन 2 थीटा की वैल्यू यहां अज्यूम कर लेना, ट्राइंगल PAB का एरिया निकल जाएगा। सिमिलरली कोई तुमसे पूछ ले ट्राइंगल AOB का एरिया, तो वो क्या होगा? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल क्या होगा? OAPB इज अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सब बेसिक ज्योमेट्री है जो अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में और 10th में, वो तुमको अप्लाई करना आना चाहिए, कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं, है ना। तो PBOA इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, ये दोनों 90 है, तो वो उधर चले गए, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। ये 2 थीटा है, तो ये कितना हो गया? 180 माइनस 2 थीटा। तो अब कोई पूछे ये वाला एंगल, एंगल AOB इज व्हाट? 180 माइनस 2 थीटा। क्लियर। अब एंगल AOB का भी तुम्हारा आ गया 180 माइनस 2 थीटा, तो एरिया क्या होगा? वही एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ। ये दोनों R है, तो हाफ इंटू R इंटू ये वाला साइन का एंगल, साइन 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस 2 थीटा इज नथिंग, इट इज साइन 2 थीटा। तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ AOB। तो ये पूछ लेते कभी कभार एरिया निकालने का, तो ये सीधे तुम एरिया निकाल लोगे। ये सब चीजें नोट कर लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB नोट कर लो, हाफ L स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये लिख लेना, और इसमें tan थीटा कैसे निकलेगा? tan थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला ट्राइंगल 90 डिग्री यहाँ है, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, tan थीटा R अपॉन L। वहां से उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, साइन 2 थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर। AOB में क्या? AOB ये वाला ट्राइंगल है, तो हाफ R स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। ये बताने की जरूरत नहीं थी, ये पता होगा बहुत सारे बच्चों को, पर जिनको नहीं पता है, एरिया वाले क्वेश्चनों में डाउट आ रहा है, तो अप्रोच ये होती है। क्लियर। अब ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट है, इसमें सर्कल का तो कुछ कंसेप्ट है ही नहीं, तो ये सारी चीजें नोट कर लो। क्लियर। चलो बढ़े आगे। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो IIT JEE में पूछे हैं, तो नोट करते जाओ, और किस तरह से अप्रोच करना है इंपॉर्टेंट। मैंने स्ट्रेट लाइन में भी एक चीज बोली थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी भी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहला अप्रोच क्या होगा? सबसे पहला अप्रोच होगा कि तुम्हें कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन पर डायग्राम बनाना है। ओके, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कैसे तुम आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते क्वेश्चन, कभी तुमने डायग्राम सही से बना लिया तो। ओके, तो डिस्कस करते हैं, चीज़ें समझ में आएगी। लिखो भैया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, इफ वन ऑफ द डायमीटर of the circle given by the equation x square minus 4x x square minus 4x x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 equal to 0 is a chord of the circle, is a chord of the circle S. ओके, कोई सर्कल S है, उसकी कॉर्ड है, whose center is -3, 2. किसके सेंटर? सर्कल S। ये जो सर्कल S है,
ओके, उसका सेंटर क्या है -3,2। तुम्हें क्या फाइंड करना है, देन द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एस, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल एस इज ऑप्शन ए 5√2, ऑप्शन बी 5√3, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। ये आया है जेई मेंस 2016 में, जेई मेंस 2016। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन दी है, इसकी एक डायमीटर कॉर्ड है एक दूसरे सर्कल एस की, जिसका सेंटर है -3,2, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो सबसे पहले अपन ने सर्कल एस बनाया, ये सर्कल एस है, इसका हमें सेंटर पता है क्या है -3,2। क्लियर, इसकी अपने को रेडियस निकालनी है। ये जो सर्कल दिया है, इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन x² + y² - 4x + 6y, ये देखो ये वाली कॉर्ड, ये अपन ने मान लिया कॉर्ड है, वो इस वाले सर्कल की क्या है डायमीटर। तो ये अपन ने दूसरा सर्कल बना दिया ऐसा, जो लगे कि यार ये इसकी डायमीटर। तो ये हमारा सर्कल एस हो गया, और ये हमारा सर्कल हो गया ये वाला जो दिया है x² + y² - 4x + 6y - 12 = 0। क्लियर, ये तुम्हारे सर्कल हो गए। अब तुमको इस सर्कल का सेंटर तो निकाल लोगे -g, -f से, तो ये 2g, g की वैल्यू आ गई -2, तो -g की वैल्यू क्या हो जाएगी, g की वैल्यू -2, तो वो हो जाएगा 2, -3। ये हो गया सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ओके, अब सेंटर ऑफ दिस सर्कल आ गया, ये इसकी रेडियस है इस वाले सर्कल की। तो देखो -g, -f से सेंटर निकला, दैट इज आया तुम्हारा 2, -3, और रेडियस, अपने को रेडियस इस वाले सर्कल की निकालनी, सर्कल एस की। तो देखो डायग्राम बनाते हैं अपन, दोनों के सेंटर पता है, ये डिस्टेंस पता लग जाएगा, ये वाली रेडियस अपने को पता करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो, ये रेडियस अपने को पता करनी है, और ये रेडियस अपन इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। इस इक्वेशन से कैसे निकालोगे, √g² + f² - c। तो 2g, g की वैल्यू कितनी आई थी -2, g की वैल्यू आई थी -2, f की वैल्यू कितनी आई थी 3, और c की वैल्यू कितनी है -12। तो देखो इसको √g², 4 + 9, 4 + 9 g² + f² -+12 इज व्हाट, 13 + 12 इज √25। ये आ गई तुम्हारी 5 रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये तुम्हारा डिस्टेंस आ गया 5, ये वाला। ओके, ये डिस्टेंस, दोनों का सेंटर पता है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया अपन ने इसमें। तो ये मान लो O है, ये मान लो A है, ये पॉइंट, ये O1 है, ये O2 है, सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल, सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो O1 O2 का डिस्टेंस निकालना है अपने को, क्या होगा -3 - 2 का स्क्वायर प्लस -3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 3 का स्क्वायर, कितना आया ये 5√2, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 5√2। क्लियर, ये O1 O2 आ गया, ये आ गया। तुमको R निकालना है, पाइथागोरस लगा दी O1 O2 A में, तो R² इज बेसिकली इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 25 2 = 50, दैट इज 75, और ये तुम्हारा आ गया 5√3 R की वैल्यू। रेडियस ऑफ द सर्कल S, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कभी अपन ने सर्कल नहीं भी पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन हो जाता, केवल 10th तक के नॉलेज पे ये क्वेश्चन हो जाता। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, ज्योमेट्री कभी ये डायग्राम नहीं बना पाते तो सोच नहीं पाते, तो डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन आ रहा है
पहले डायग्राम कार्टेशियन प्लेन पे बनाओ। ये तो अपन ने ऐसे ही बना लिया, कोशिश करा करो इसको ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पूरा बना के डायग्राम बनाओ, ताकि और अच्छे से तुमको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और फिर सॉल्व करा करो। क्लियर है? ये क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर है 5√3। ये क्वेश्चन आया था इतना बेसिक सा। ओके चलो नेक्स्ट। इसके बाद एक कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये समझ में आया क्वेश्चन ना? ओके, क्वेश्चन है नंबर ऑफ कॉमन to the circle, find out the number of common tangent to the circle given by the equation लिख लो x square plus y square, ओके, x square plus y square minus 4x minus 8y minus 12 इक्वल टू 0। एक सर्कल की इक्वेशन ये है, ओके, 2 सेकेंड, माइनस 6y, और फिर दूसरे सर्कल की x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ये दो सर्कल की इक्वेशन दी है, तुमको फाइंड करना नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये जेईई मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालो। तो ये तो अभी कल देखा था, पोजीशन ऑफ टू सर्कल। क्या करेंगे? सबसे पहला कंसेप्ट O1 O2 की वैल्यू निकालते हैं, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, R1 की वैल्यू निकालेंगे, R2 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, ऑप्शन लिखना है तुमको तो लिख लो। ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D 4। ओके चलो, सबसे पहला जब भी कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आए O1 O2 की वैल्यू, तो पहले सेंटर निकाल लेते। ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है, या S1 S2 बोल दो। ये सर्कल S1 है, ये सर्कल S2 है। तो सर्कल S1 का जो सेंटर है, ओके, O1 की वैल्यू दैट इज -G, -F, दैट इज 2, 3। S2 का जो सेंटर है O2 की वैल्यू दैट इज -3, -9। क्लियर? अब रेडियस जो है पहले वाले सर्कल की R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू √G² प्लस F² -C, और R2 की वैल्यू √G² प्लस F² -C। तो देखो 9 + 4 13 + 12 इज 25, दैट इज R1 इज इक्वल टू 5। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 81 90 माइनस 26 √64 दैट इज 8। तो O1 O2 पहले R1 की वैल्यू कितनी आई 5, R2 की वैल्यू कितनी आई 8। O1 O2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस O1 O2 इज इक्वल टू √-3 - 2 का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ -9 - 3 का स्क्वायर, कितना हुआ ये 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दैट इज √169, दैट इज 13। अब O1 O2 और R1 + R2 में क्या रिलेशन है देखते हैं। तो R1 + R2 8 + 5 इज 13 एंड O1 O2 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13। ये कब इक्वल होते हैं? O1 O2 इक्वल टू R1 + R2। ये कब होगा? जब ये दोनों सर्कल ऐसे होंगे, तभी ये O1, याद करो कल का लेक्चर, केस नंबर 2, ये R1 ये R2, O1 O2 इज इक्वल टू R1 + R2। ये तभी पॉसिबल है
तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी आई थी? 1, 2 और 3। तो आंसर क्या हो गया? 3। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे, केवल तुमको कंसेप्ट पता होगा तुम लोग कर लोगे। क्लियर है? चलो, अप्रोच समझ में आई। जब भी कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन आए, दोनों सर्कल का सेंटर निकालो, दोनों सर्कल का रेडियस निकालो और देख लो। कभी ये इक्वल आ गया तो अब मान लो ये ऐसा आ जाता, O1 O2 इज, मान लो ऐसा O1 O2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होती? 4। ये वाला केस कल ये सब चीज़ें डिस्कस की अपन ने, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। O1 O2 कभी मॉड ऑफ R1 माइनस R2 हो जाता तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 है ना। O1 O2 मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से लेके R1 प्लस R2 के बीच में होता तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 2। तो वो सारी चीज़ें कल के लेक्चर में डिस्कस किए। जिनको ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे अप्लाई किया, वो लेक्चर नंबर 3 देख लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ओके, चलो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं एक और। लिखो, टू सर्कल, the circle passing through the circle passing through the circle passing through 1, -2 and touching the x-axis and touching the x-axis at which point? At 3, 0 and also passes through the point and also passes through the point is, वो पॉइंट निकालना है। ऑल्सो पासेस थ्रू अ पॉइंट, कौन सा वो पॉइंट है? ये आया था जेई मेंस, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। जेई मेंस 2013 में भी आया था और 2018 में भी आया है, सेम क्वेश्चन, डेटा में कुछ चेंज हुआ होगा। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन 2 बार आया है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला था, जब भी क्वेश्चन आए ऑप्शन लिख लो पहले। तो ऑप्शन ए क्या है? -5, 2। ऑप्शन बी 5, -2। ऑप्शन सी 2, -5 एंड ऑप्शन डी -2, 5। ओके, अब ये सर्कल है पासिंग थ्रू 1, -2 टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3, 0 एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। इनमें से किसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो पहला कंसेप्ट, मेरा टारगेट होगा सर्कल की इक्वेशन निकालना। मैंने जैसे ही सर्कल की इक्वेशन निकाली, सर्कल की इक्वेशन को मैं किस में अप्लाई कर दूंगा? ये एक बार सर्कल की इक्वेशन आ गई, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो बेसिकली वो पॉइंट होगा जिससे सर्कल पास हो रहा है। ओके, तो हमको इसमें बेसिकली निकालना क्या है? सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि हमको क्या निकालना है? पॉइंट जहाँ से सर्कल पास हो रहा है। तो पहले सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं। तो मेरा पहला टारगेट है सर्कल की इक्वेशन निकालना। अब सर्कल की इक्वेशन के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। तो पहले इसको देखते हैं डायग्राम को। ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या है? 3, 0। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या है? 3, 0 और 1, -2 यहाँ पे कहीं पे होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस कहीं पे यहाँ पे कहीं पे होगा। 1, -2 ये कहीं पे पॉइंट होगा क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये अपना डायग्राम बन गया, क्लियर। और ये जो पॉइंट है तुम्हारा वो हो गया 1, -2। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है 3, 0, ओके, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा
उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो 3 ही होगा। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। स्पेशल केस में अपन ने बात की थी, जब सर्कल टच करता है एक्स एक्सिस को तो यही का ये रेप्लिकेट, ये सर्कल का क्या होगा सेंटर, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस एक्ट एज अ टेंजेंट, तो ये 3 कॉमा मतलब मैंने मान लिया के, ये पॉइंट है, 3 कॉमा के इज द पॉइंट। ओके, अब ये 3 कॉमा के अपना पॉइंट हो गया। क्लियर है ये चीज़। सेंटर कैसे निकला, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो 3 कॉमा वाई कुछ होगा तो मैंने के मान लिया। ओके, तो ये सेंटर हो गया। अब इसकी जो रेडियस है वो बेसिकली क्या होगी, जो वाई अपन ने माना, ये रेडियस हो गई के। ओके, तो अपना वेरिएबल केवल के। तो बेसिकली मैं सर्कल की इक्वेशन लिखता हूँ 3 कॉमा के जिसका सेंटर है और के जिसकी रेडियस है। तो देखो y पहले x माइनस एच, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब ये सर्कल पास भी हो रहा है 1 कॉमा माइनस 2 से, तो ये सर्कल सेटिस्फाई करेगा 1 कॉमा माइनस 2 को। तो अपन ने फिल कर दिया 1 माइनस 3 कॉमा 0 प्लस माइनस 2 माइनस के। क्लियर। तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k बराबर के स्क्वायर। कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई -3। क्लियर, k की वैल्यू आ गई -3। देखो 4 प्लस 4, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं, ये आ गया अपना। k की वैल्यू -3 आई तो इसमें रख दिया अपन ने, तो ये क्या बन गया y प्लस 3 और ये बन गया 3 का स्क्वायर। अब अपने को पॉइंट देख लो कौन से पॉइंट पे ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर इज व्हाट। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या किया अपन ने। ये किसको ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये 3 कॉमा 0 है तो 3 कॉमा के होगा। कि सर्कल टच कर रहा है, डायग्राम से देखोगे तो ये इसके लिए टेंजेंट होगी, तो सेंटर 3 कॉमा कुछ वेरिएबल होगा y में, वो मान लिया। अब वो जो भी वेरिएबल होगा वही उसकी रेडियस होगी, क्योंकि टच कर रही है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस एक्ट एज अ टेंजेंट, तो उसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से रेडियस के बराबर होगा। क्लियर, तो वो के हो गया। अब तुमको ये पता है, तुमने सीधे इक्वेशन लिख दी। क्लियर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब k की वैल्यू तुम्हारी -3 थी तो वो अपन ने लग गई। क्लियर। अब ये इक्वेशन जैसी है, अब तुम पॉइंट रख के देख लो। ये वाला पॉइंट रखा अपन ने, तो ये कितना है, 5 माइनस 3 इज 2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 3 दैट इज 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन निकाल लिया, उसके बाद ऑप्शन रख के देख लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन को वो तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन यही था ना, सेंटर 3 कॉमा 0, ओके, पॉइंट 1 कॉमा -2, 1 कॉमा -2 अपन ने फिल कर दिया। ये 2 बार 4 लिख दिया, ये गलती हो गई। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू के स्क्वायर। के की वैल्यू क्या आ रही है, -2 ना कि -3, तो ये हो जाएगा y प्लस 2। इक्वेशन ये हो गई और ये हो जाएगा तुम्हारा 2। क्लियर। के की वैल्यू यहाँ पे अपन ने 2 बार 4 लिख लिया था। ये देखो, इसको खोलो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्लियर। तो k की वैल्यू आ गई -2। अब देख लो कौन से ऑप्शन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। मैंने रखा -5, -2, तो -5 -3 -8, देख लो तुम कौन से में कर रही। ये वाला देखो, हाँ ये वाला 5 - 3 इज 2 का स्क्वायर
और -2 प्लस -2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बी ऑप्शन। 5 -2 से ये सर्कल पास होगा, आंसर। क्लियर? तो पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल बना ली, फिर पॉइंट को पुट करके देख लिया कि किस पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है। सर्कल की इक्वेशन बनाने में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये टच करने वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मैंने डिस्कस किया स्पेशल केसेस में। ओके, जब बोला था स्पेशल केसेस को याद मत रखो, डायग्राम बना के अपन ने देखा था कि कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा, कभी वाई एक्सिस को टच करके निकलेगा। ओके, वो वाला कंसेप्ट जनरल इक्वेशन के बाद डिस्कस किया था, वो देख ले तो ये समझ में आ जाएगा। ओके, चल, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद देखते एक और क्वेश्चन। है ना, नोट करो। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तुमको एक चीज समझ में तो आई होगी कि क्वेश्चन कितने इजी पूछता है जेई। केवल सिंपल ज्योमेट्री तुमको आनी चाहिए, है ना, थोड़े से कंसेप्ट पे अच्छी कमांड हो, हर एक बेसिक टर्म्स क्लियर हो, तो तुम क्वेश्चन इजीली कर लोगे। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस, फिर वही क्वेश्चन है ऐसा। ये टचेस वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इनको ध्यान से देख लेना। विच टचेस एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट 1, 0 and passes through a point 2, 3. Okay, ऑप्शन ए 5/3, ऑप्शन बी 10/3, ऑप्शन सी 3/5, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये जेई में 12 में पूछा था। अब देखो, लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, वही वैसे ही सेम क्वेश्चन जो अभी किया अपन ने, बस इसमें डायमीटर पूछिए। तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है? 1,0, ये पॉइंट हो गया हमारा 1,0। डायग्राम बनाएंगे बस। 2,3 यहाँ कहीं पे होगा, अपन ने ऐसा कुछ डायग्राम बना दिया। ओके, 2,3 ये पॉइंट है। अब ये इस पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर के, वो क्या होंगे? जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो 1 ही होगा, क्योंकि ये सेंटर से परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये 1 ही होगा। अपॉन ये अपन मान लेते के दूसरा कोऑर्डिनेट, अभी जैसा अप्रोच किया था, तो ये रेडियस भी क्या हो गई? के। क्लियर? तो अब सर्कल की इक्वेशन लिखूँ मैं, जिसका सेंटर है 1, के और जिसकी रेडियस है के। सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x - 1 का होल स्क्वायर y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब ये जो सर्कल है ये 2,3 से पास हो रहा है, तो x की जगह 2 रख देंगे, 2,3 से ये सर्कल पास हो रहा है, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - k का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो 1 + 9 + k स्क्वायर - 6k बराबर के स्क्वायर। ये बना 10/6 बराबर k, दैट इज 5/3। k की वैल्यू 5/3 आई, वो रेडियस है। रेडियस इज बेसिकली k, दैट इज इक्वल टू 5/3। तुमको डायमीटर पूछा है, मतलब 2r, 2 × 5/3 इज 10/3। कितने सिंपल क्वेश्चन, और कितने मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, तुम 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। ओके, सिंपल अप्रोच, डायग्राम बनाया, सीधा कंसेप्ट लग रहा है, सॉल्व हो गया। ओके, तो इन क्वेश्चन में अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो ये हो गया। ओके, चलो, अब ये क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई, उसके बाद तो जो भी पूछ रहा है सब निकल जाएगा। ओके, और वेरिएबल जितने कम से कम अज्यूम करोगे, कोशिश करा करो, जैसा अपन ने h, k मान लेते सेंटर, तो जबकि
टच कर रहा है तो एक कोऑर्डिनेट तो पता ही लग जाता है टच करने वाले केस में, है ना। चलो अब जो आज का इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, और बात करें कि एंगल निकालना है बिटवीन द टू कर्व्स। एक और हेडिंग डाल लो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। यही कंसेप्ट लगेगा पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में। जब भी कर्व के बीच के, दो कर्व के बीच का एंगल निकालना रहता है तो कंसेप्ट ये जो अभी बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये दोनों यहाँ पे कहीं पे दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इनके बीच का एंगल निकालना है तो बेसिकली कर्व के बीच का एंगल नहीं निकालते, एंगल निकालते हैं जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का, उस पे से हम डालते हैं टेंजेंट। जैसे इस पे अपन ने एक टेंजेंट खींची ऐसी, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले सर्कल पे ऐसी। ओके, ये दो टेंजेंट आ गई तो ये बेसिकली हम थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कॉस थीटा होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे ये सर्कल मान लो S1 है, ये सर्कल S2 है, इस सर्कल की रेडियस R1 है, इस सर्कल की रेडियस R2 है, इसका सेंटर O1 है, इसका सेंटर O2 है। क्लियर। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो होती है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस O1 O2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये किससे आया? ये आया है कोसाइन लॉ, जो आप पढ़ोगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में। कोसाइन लॉ होता है, ये ट्राइंगल बनता है, ये मान लो ABC ट्राइंगल है, ये साइड हो गई A, ये हो गई B, ये हो गई C। तो अब तुमको कोई सा भी एंगल निकालना है, जैसे मान लो cos A की वैल्यू निकाल, तो cos A की वैल्यू होगी जो उसके साथ में है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। क्लियर। इस तरीके से तुम निकालते हो। तो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जब पढ़ाएंगे, जब बता दूंगा, अभी के लिए तुम ये याद रख लो। अब अपन ये प्रूव कर लेते हैं कैसे आया। तो तुम एक चीज बताओ, दो लाइन है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो जब मैंने इन दोनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, मतलब L1 के ऊपर परपेंडिकुलर आया L1 डैश, L1 पे परपेंडिकुलर डाला L1 डैश, और L2 पे परपेंडिकुलर डाला L2 डैश। क्लियर। L1 का परपेंडिकुलर हो गया L1 डैश और L2 का परपेंडिकुलर है L2 डैश। तो इन दोनों परपेंडिकुलर का एंगल भी थीटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अरे जो एंगल भाई परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। ये कभी थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये वापस हो गया थीटा, क्योंकि L2 डैश और L2 क्या है? परपेंडिकुलर। समझ में आया? L1 और L1 डैश 90 माइनस थीटा और ये वापस हो गया थीटा। ये चीज़ तो पता होगी, नहीं भी पता है तो एनालिसिस कर लो, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये L1 डैश है ना, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि L1 एंड L1 डैश आर परपेंडिकुलर। मैंने वही बोला, L1 पे मैंने L1 डैश परपेंडिकुलर डाला है। L1 डैश इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 डैश इज परपेंडिकुलर टू L2। तो जो एंगल L1 और L2 का होगा वही एंगल L1 डैश और L2 डैश का होगा। क्लियर। तो ये मान लो कि ये टेंजेंट T1 है, ये टेंजेंट, 2 सेकंड, पहले वाले सर्कल की टेंजेंट को T1 बोलते हैं। हाँ, तो ये पहला वाला सर्कल है T1 और ये दूसरे वाले सर्कल की टेंजेंट को T2 बोलते हैं। तो T1 और T2 के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल होगा बिटवीन द टू नॉर्मल्स, N1 और N2। तो T1 पे जो नॉर्मल होगी दैट इज N1 ये, और T2 वाली, T2 ये है, तो ये जो तुम्हारी नॉर्मल होगी N2। ओके, तो ये सेंटर से पास होगी, और ये जब तुम ट्राइंगल देखोगे, ये वाला पॉइंट मान लो P, PO1 O2, PO1 O2। तो PO1 O2 बेसिकली ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है ये तुम्हारी N1 है, और ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली N2 है। ओके, क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नॉर्मल डाली, मतलब जो T1 पे नॉर्मल है वो N1 है और जो T2 पे नॉर्मल है वो N2 है।
और वो दोनों O1 और O2 से पास होगी, N1 पास होगी O1 से, N2 पास होगी O2 से। तो तुम, ये तुम्हारी N1 हो गई। अब तुम कभी इस ट्राइंगल को देखो PO1 O2 को, तो ये क्या है R1, ये क्या है R2 और ये क्या है O1 O2। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, R1 स्क्वायर, वही जो अभी लगाया अपन, ये वाला ट्राइंगल और अब इस वाले ट्राइंगल को कंपेयर कर लो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस O1 O2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 R2, उससे वो फॉर्मूला है। समझ पा रहे हो? तो ये कंसेप्ट है। ओके, ये तुम्हें याद रखना। ओके, अब कभी मान लो कि इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो वो इंपॉर्टेंट केस है, क्वेश्चन उस पे आता है, उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ओके, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी लिखो। ये समझ में आया ना पक्का? कंफ्यूजन तो नहीं हुई ये क्या है T2? एक और बात देख लो, O1 मतलब ये जो सर्कल S1 है उसकी टेंजेंट है T1 ये वाली, ओके, और उसकी नॉर्मल है N1 ये वाली जो सेंटर से पास हो रही है, ये वाली, दिस वन। ओके, जो सर्कल S2 है उसकी टेंजेंट है T2 ये वाली, ओके, और उसकी नॉर्मल है N2 ये वाली। तो अभी अपन ने देखा जो टेंजेंट के बीच का एंगल होगा वही नॉर्मल्स के बीच का एंगल होगा दोनों का। अभी यही भाई इन दोनों को टेंजेंट मान लो, L1 और L2 को T1 T2 मान लो, तो L1 डैश हो गया N1 और N2। तो वो कंसेप्ट लगा के अपन ने प्रूव कर दिया। क्लियर? ये चीज़ तो आ गई होगी समझ में, बहुत बेसिक सा था। अब जो इसके बाद जो बताना है, जैसे ये फॉर्मूला रहने दो ऐसा, ओके, तो कभी ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, मतलब दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो बेसिकली ये दोनों टेंजेंट कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी। मतलब ये जो S1 है और ये S2 है, ये अपन देख रहे हैं ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनल। ओके, तो जब एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स कितना हो गया 90 डिग्री, ओके, तो उन दोनों सर्कल को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। भाई दोनों सर्कल के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो उन दोनों सर्कल का नाम क्या होता है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो ये हो गए दोनों ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ओके, तो अब ये कंडीशन कैसे निकालते हैं? तो कंडीशन बिल्कुल यही है कि cos 90 0 रख दिया, cos 90 0 रख दिया। ओके, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू O1 O2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। cos 90 0 मतलब क्या बन गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू O1 O2 का स्क्वायर। ये वाला कोऑर्डिनेट मान लो G1 माइनस G1 कॉमा माइनस F1 है, और ये है माइनस G2 कॉमा माइनस F2। क्लियर? तो R1 स्क्वायर क्या होगा, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 अंडर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C1। इस वाले सर्कल की इक्वेशन मतलब S1 की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 बराबर 0। S2 की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 बराबर 0। क्लियर? अब ये दोनों सर्कल की इक्वेशन हो गई S1 और S2। क्लियर? तो S1 S2 के अकॉर्डिंग इसका सेंटर हो गया माइनस G1 कॉमा माइनस F1, और ये जो सर्कल S2 है उसका सेंटर हो गया माइनस G2 कॉमा माइनस F2। इसकी रेडियस R1 G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C1, वही करके अपन ने लगा दिया G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। क्लियर? इज इक्वल टू O1 O2 का स्क्वायर, मतलब इन दोनों का। तो क्या करना है, G1 G2 तो बेसिकली करेंगे क्या, G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर प्लस माइनस आएगा माइनस G2 प्लस G1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2G1 G2। क्लियर? सिमिलरली प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। क्या करा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया दो पॉइंट के बीच में, तो ये O1 O2 निकल जाएगा, है ना। तो O1 O2 का स्क्वायर था तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा बेसिकली। क्लियर है ना?
अरे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लगाया अपन ने यहाँ पे। तो ये तुम्हारा है g2 माइनस g1 का होल स्क्वायर प्लस f2 माइनस f1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो वो अंडर रूट कैंसिल, क्योंकि O1 O2 का स्क्वायर करना था। ये तो O1 O2 की वैल्यू होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा, ये बचा। क्लियर? अब इससे अपन निकाल रहे कंडीशन। तो देखो g1 स्क्वायर से g1 स्क्वायर कैंसिल, f1 स्क्वायर से f1 स्क्वायर कैंसिल, g2 स्क्वायर से g2 स्क्वायर कैंसिल, f2 स्क्वायर से f2 स्क्वायर कैंसिल। इन दोनों को इधर लिया है, उन दोनों को इधर ले गए। तो 2 टाइम्स g1 g2 प्लस 2 टाइम्स f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ये बन गया 2 कॉमन, g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल्स। अब दो सर्कल कभी ऑर्थोगोनल है तो ये जो S1 की जो टेंजेंट है, जो S1 की टेंजेंट है वो S2 वाले सर्कल की नॉर्मल हो जाएगी। ये नोट कर लेना, जो S1 की टेंजेंट है मतलब T1 वो एक्ट एज अ नॉर्मल ऑफ सेकेंड सर्कल, मतलब जो इस वाले सर्कल की टेंजेंट है वो दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से पास होगी। ऑब्वियस सी बात है, तभी ये परपेंडिकुलर एंगल आएगा। ओके, सिमिलरली ये वाले सर्कल की जो टेंजेंट है मतलब T2 वो दूसरे वाले सर्कल मतलब जिसकी टेंजेंट है ना S2 की टेंजेंट कौन है? T2, तो वो S1 वाले सर्कल के सेंटर से पास होगी। क्लियर? तो ये पॉइंट नोट कर लेना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये चीज आपको याद रखनी है। सीधे ये कंडीशन लगा देना, कभी बोल दिया दो सर्कल ऑर्थोगोनल है और इनमें से कोई एक वेरिएबल दे दिया तो तुम सीधे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, कभी दो सर्कल ऑर्थोगोनल है तो उनमें ये कंडीशन लग जाती है। क्लियर है ये चीज? पक्का? और ये एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। ओके, सर्कल में R1 R2 के टर्म में लिख दिया, बाकी में भी बताऊंगा कि कैसे निकालते। पर एंगल कभी भी किसी कर्व का निकालना है, सर्कल की बात नहीं कर रहा हूं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तरीका क्या है? टेंजेंट के बीच का एंगल निकलता है, ना कि कर्व का। उस कर्व पे टेंजेंट बनाएंगे और उन टेंजेंट के बीच का तुम लोग एंगल निकालोगे। क्लियर है ये चीज? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट कर लेना। ओके, तो जब भी तुम्हें एंगल पूछा हो कर्व्स के बीच का तो क्या करोगे? टेंजेंट के बीच का एंगल पूछा है, ये बात इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे और आगे की बातें डिस्कस करेंगे, रेडिकल एक्सिस, फैमिली ऑफ सर्कल और एक दो टॉपिक और अच्छे बचे, है ना। और फिर नया टॉपिक और 12th भी स्टार्ट करनी है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय।